आंसर राइटिंग। आप किसी भी सीएससी एग्जाम, सिविल सर्विस में कोई भी वैकेंसी हो, या फिर सिविल सर्विस के अलावा आप किसी चीज़ पे देख लो, या फिर आप कॉलेज लेवल पे देख लो, कहीं भी देख लो, आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं लोगों के लिए। उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है तब। और इस बात में एक यह भी रहता है कि आंसर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट भी होते हैं, वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। देखो, आंसर राइटिंग करना उतना कठिन काम नहीं, बस उसके लिए क्या है, आप जितना पढ़ते हो ना, उसको आप कैसे आप प्रेजेंट कर पाते हो, आंसर राइटिंग में ये देखा जाता है। आप आंसर राइटिंग में ये भी देखा जाता है कि आपके पास आपको आता क्या क्या है, आप उसको कैसे बता पाते हो। आप यदि कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ गई, आपको कहीं लिखना पड़ गया कुछ चीज़ें, तो आप कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे चेक की जाती हैं। तो आंसर राइटिंग में सिर्फ हम कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंट समझेंगे जो हमारी आंसर राइटिंग को भी काफ़ी मजबूत करेंगे। और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे पसंद आएंगे जिसकी वजह से आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतरीन कर पाओगे। फिर भी देखते हैं। देखो, आंसर राइटिंग करना के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आता है, अब उस क्वेश्चन को हमें समझना पड़ता है कि उसको लिखें कैसे। पहली बात, उसको आपका क्वेश्चन आया, आपने उसको समझा कि उसमें कहा क्या जा रहा है। पहले प्रश्न को समझो कि वो कह क्या रहा है और हमें उसमें अपना उत्तर क्या देना है। ठीक। उसके बाद आप उसमें कुछ चीज़ें डिवाइड कर लो ताकि लिखने का और एक तरीका मिल जाए कि आपको कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि उसको शुरुआत कहाँ से करनी है। कई एस्पिरेंट्स ये देखते हैं कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ से ख़त्म करना है। तो जहाँ से ख़त्म करना होता है वहाँ से वो शुरुआत करते हो, जहाँ से शुरुआत करनी होती है उसको बीच में डाल देते हैं। आंसर राइटिंग में ऐसी कई बार समस्याएं आई हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहले देखो बताया गया कि आपको भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। तो जो चीज़ आप पहले आंसर राइटिंग में आता है क्वेश्चन, तो पहले उसको इंट्रोड्यूस करो, उसका परिचय कराओ शुरुआत में थोड़ी से। अब आंसर राइटिंग में क्या, तो आपको 30 शब्दों का हो गया, या फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं 50 हो गया, 150 हो गया, ठीक है, या फिर आपका 250 हो गया, ठीक है, या फिर आपका 500 हो गया, 1000 शब्द हो गए, 800 शब्द हो गए, ऐसे आंसर राइटिंग होता है ना। तो ऐसे आंसर राइटिंग को हमें पहले ध्यान रखना होगा। पहले उसको जैसा आंसर राइटिंग पूछता है, जितने ज़्यादा वर्डों का, उसी अकॉर्डिंग उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप इंट्रोडक्शन में ही पूरा सब कुछ लिख दो, समरी भी इंट्रोडक्शन में लिख दो, तो ये गलत हो जाता ना, तो वो एक गलत इफेक्ट डाल देता है। तो पहले आप उसकी भूमिका तैयार करो कि उसमें उत्तर की शुरुआत एक छोटे सटीक परिचय से करनी चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसका भी, अभी हम देखें क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो देखो, पहले आपको यहाँ समझना चाहिए कि किसी भी उत्तर यानी आंसर को शुरुआत करने से पहले उसके छोटा और सटीक परिचय दें, ताकि बहुत मतलब एक पूरा सारांश के तौर पर एक ऐसा परिचय दे कि लगता हाँ लगे कि हाँ आप इसको शुरू कर रहे हो, हाँ वास्तव में कुछ है इसमें। क्योंकि आंसर राइटिंग वाले होते हैं वो पहले शुरुआत में आपका आंसर पढ़ेंगे, आपका प्रेजेंटेशन का पहले भूमिका पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे हाँ कुछ है इसके अंदर, तो उसको जल्दी पढ़ते हैं, फिर उसकी त्रुटियां देखते हैं ना। ठीक। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे, उनमें से प्रश्नों का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। मतलब भूमिका में क्या होना चाहिए कि प्रश्न का उद्देश्य क्या है, यानी प्रश्न में क्या पूछा गया। अब वहाँ से आपसे सीधे सीधे ऐसा तो नहीं कह देगा कि भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी हैं, अब ऐसा दे दिया, अब क्यों है। अब उस तो आपको आपसे पूछे महात्मा राष्ट्रपति कौन है, महात्मा गांधी हैं, तो आपने सीधा उत्तर दे देंगे ना महात्मा गांधी हैं। लेकिन उसको क्यों पूछा गया है, इसको ये भी तो समझना, मतलब उनकी भूमिका क्या रही, उनके उद्देश्य क्या रहे, उनको क्यों कहा गया, ये सब काफ़ी सारे तथ्य सामने आते हैं ना। तो उसमें क्या होना चाहिए कि उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया और आपसे आंसर क्या चाहा जा रहा है। ये सब आपको तब पता चलेगा आप जब आंसर राइटिंग करोगे, तो आपको समझोगे कि आंसर राइटिंग में क्या क्या त्रुटियाँ होती, कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो वो सब चीज़ों पर जब ध्यान दोगे आप, तब बहुत बेहतरीन होगा। अगला इस पॉइंट है इसमें कि यदि प्रासंगिक हो तो कोई परिभाषा, रिपोर्ट या ऐतिहासिक संदर्भ भी जोड़ें। यदि अप्रासंगिक मतलब क्या हो कि जरूरत पड़े कि या फिर कोई बड़ा आंसर हो, 1000 शब्दों का 800 शब्दों का यदि आंसर हो, तो उसमें आप कोई डिफिनीशन भी ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। नहीं तो आपको इंट्रोडक्शन में कोई ऐसे नहीं कि आपने ये डिफिनीशन दे दी या डिफिनीशन दे दी, इस तरह से उत्तर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं। ठीक। ऐतिहासिक संदर्भ भी जोड़ सकते हैं, मतलब उससे ऐतिहासिक कोई घटना हो वो भी जोड़ सकते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं कि इसके मुख्य भूमिका यानी मुख्य भाग जो होता है, बॉडी होती है, यानी इसमें कहाँ पे हमें मेन उत्तर जो लिखा जाता है उसकी बात करते हैं। तो देखो, तो मुख्य भूमिका में हमें याद रखना होता है, यानी मुख्य जो भाग होता है जहाँ पे मेन पूरा सब कुछ मतलब लिखना पड़ता है, पूरी चीज़। तो यानी प्रश्न के सभी पहलुओं को व्यवस्थित ढंग से संबोधित करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि शुरुआत कहीं से हो और अंत कहीं पे हो जाए, ऐसा नहीं। आपको शुरुआत फिर धीरे 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 पूरा एक सही तरीके से, सही ढंग से पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक। और पॉइंट बाय पॉइंट अनुच्छेद यानी पैराग्राफ लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस लिखते शुरू चल जा रहे हो, बस मतलब ग्रंथ लिख रहे हो, चल दिया, आज पे रख दिया, बस आगे ख़त्म हो गया,
पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे पैराग्राफ लगा, कहाँ पे कॉमा लगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज होना है, कहाँ पे क्या स्टेप लगाना है, ये से कोई मतलब ही नहीं, बस ऐसे लिख दिया। तो वो आंसर राइटिंग में काफ़ी गलतियाँ, और गलतियाँ का वो मतलब चेक करने का मन ही नहीं होता। ऐसी चीज़ें आपने बस छाप दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। उस पर एक प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे आपको ड्राइंग बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, बट आप एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा रहा है। ठीक, अगले स्लाइड में बात करते हैं आपसे कि देखो अगला तथ्य आता है इसमें आपका कि तथ्य एवं तर्कों का डेटा में यदि संभवत उपयोग करें, मतलब आंकड़ों का आप जरूर उपयोग किया करो यदि संभव। चाहे जैसे मान लो अभी पूछ लेना आपसे कोरोना का पूछ लिया, मान लो कोरोना संबंधित कोई सवाल आता है तो उसमें आंकड़े आप बहुत अच्छे दर्शा सकते हो, अच्छे तर्क दे सकते हो, एक डेटा अच्छा उसमें इकट्ठा करके आप रख सकते हो। ठीक है, और सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी संतुलित करें। मतलब उत्तर में क्या होना चाहिए कि सकारात्मक और नकारात्मक हो गया। नकारात्मक को आप सकारात्मक क्या है, उससे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। अब जैसे आप समझ लो, जैसे अभी आपका कोई बिल पास हुआ, उस बिल से फ़ायदे क्या हैं, उस बिल से नुकसान क्या हैं। ठीक है, जैसे केन बेतवा पर जोड़ो परियोजना चल रही, तो उससे फ़ायदे क्या होंगे, एमपी में नुकसान क्या होंगे, ये सब चीज़ें भी आप प्रेजेंट कर सकते हो ना। तो उन सब चीज़ों को सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, यदि मान लो पहले आप नकारात्मक दर्शा रहे तो उसको सकारात्मक क्या है, आप इसको सुधार कैसे किए जा सकते हैं, आपसे एक विचार लिया जाता है आंसर राइटिंग में। ठीक, फिर बाद में लास्ट में कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो बीच में लिखा वही पूरा छाप दो नीचे, उसका एक मतलब उद्देश्य कंक्लूजन में आंसर में तो क्या होना चाहिए कि एक सार्थक उद्देश्य समाधान ये आना चाहिए ना। तो उत्तर में सार्थक तरीके से समाप्त करें, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से। और कोई भी सुझाव, समाधान या सकारात्मक दृष्टिकोण अपना जरूर जोड़ें, क्योंकि ये दृष्टिकोण से ही आपके आंसर राइटिंग में नंबर से इंक्रीज होते हैं कि आपको दृष्टिकोण इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कैसा है, आप ऐसे स्थितियों को किस प्रकार से नज़रिए से देखते हैं, यह आपका बहुत मायने रखता है। ठीक, अब बात करते हैं अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप आंसर राइटिंग शुरुआत करो उसके बाद एक आता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एक क्वेश्चन भी आप पूरा मतलब आ रहा था, आप वो डूब गए उसी में, कब बस अभी यहीं पे डुबकी लगानी, यही हमारा संगम है, बस इतने ही पास हो जाना है। तो याद रहे कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस क्वेश्चन को आप करने में टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे छूट जाते हैं। और तो हमेशा प्रयास करें कि बहुत कम समय में आप कर पाएँ। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन हो गया तो आप एक्चुअली मतलब प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत 10 मिनट के अंदर ही सभी क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो मेंस की जो परीक्षा होती है उसमें समय एक बाउंडिंग रहती है, आप सभी को पता होगा, और सभी में समय के साथ बहुत अच्छा उत्तर लिखना चाहिए, और इसके लिए जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप अच्छा उत्तर लिख पाओगे। ठीक, उत्तर के लिए औसतन समय 7 से 9 मिनट का समय लें, मतलब 5 से 10 मिनट का, देखो आपको याद रहे 5 से आप 10 मिनट के बीच का समय ले सकते हैं, 5 से 10 मिनट के बीच का समय आप ले सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि 5, 6, 7 जितना जल्दी लिख पाएंगे और जितना अच्छा लिख पाएंगे उतना ही बेहतर होता है। ठीक है, आंकड़े जरूर यूज किया करो। इसके बाद आता है आपका सटीक और स्पष्ट लेखन। ऐसा नहीं कि आपका आंसर राइटिंग जो पूछा जा रहा है उसको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिख पूछा कुछ और जा रहा है, आप लिख कुछ और रहे हो। अब जैसे हो गया ना, आपसे पूछा प्लासी के युद्ध के विस्तृत वर्णन करें, तो आप उसमें नहीं यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से लड़ गए, यहाँ से तलवारें बजी, खून खराबा हुआ, बस युद्ध समाप्त हो गया, ऐसा थोड़ी ना लिखेगा। स्पष्ट उत्तर होना चाहिए कि क्या, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और किस क्या इसके परिणाम रहे, वो सब चीज़ें सम्मिलित करोगे ना, कि पहले अंग्रेजों का जो आया उसके बाद कैसे क्या चीज़ें सम्मिलित की गई, वो सब चीज़ें आप एक अच्छी भूमिका के साथ प्रदर्शित करोगे। ठीक, और उत्तर हमेशा आपका सरल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बन गए बिल्कुल एक अच्छे विचारधारा वाले और अपनी विचारधारा प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, तो ऐसे उत्तर कभी भी स्वीकार नहीं होता है। आपको मिलेंगे नंबर, ऐसा नहीं, मान लो आपने उस ऐसे अपने मन से लिख दिया तो आपको 2-3 नंबर तो दे दी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नंबर पाने के लिए आप एक सटीक सरल शब्दों में प्रयोग करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करो, क्योंकि बुक रीडिंग से क्या ना आपको शब्द मिलेंगे। आंसर राइटिंग के लिए आपको शब्दार्थ आपके पास होंगे तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक, अगली स्लाइड में देखते हैं आपका कि यहाँ पे कुछ आवश्यक जानकारी और कठिन शब्दों से बचें। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी जानकारी आ गई जो ऐड करने लायक नहीं है, मतलब उसका कोई विशेष लॉजिक नहीं लगता है, तो एक तार्किक उत्तर होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लॉजिक नहीं ऐसे कर दिए, जैसे भी लॉजिक मतलब युद्ध चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, इधर से आई सेना उधर से आई सेना, तो ये कोई लॉजिक थोड़ी ना होता है, ये अनावश्यक जानकारी हो जाती है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अनावश्यक जानकारी भी नहीं जोड़नी चाहिए और कठिन शब्दों से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई अच्छा कठिन शब्द लिख दिया, अब राइटर जो चेक करने वाले है वहाँ पे स्टाफ है या अभी जो बेंच है वो चेक कर रहा है, अब इस चेक करने वाले उसको समझ में नहीं आया क्या शब्द, तो उसने तुम कट करेगा, आगे बढ़ जाएगा, उसके पास इतना समय नहीं होता कि आपके कि सभी को आपको मौका देगा कि हाँ उसको बहुत अच्छे से उस पर घर जाएगा, उसको एनालिसिस करेगा, इसका शब्द का मतलब क्या होता है, फिर वो उसको चेक करेगा।
लेकिन उनके पास जिम्मेदारी होती है बहुत अच्छी, काम करने के चक्कर में बहुत, और वहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं बहुत विद्वान और बहुत अच्छे होते हैं जो उनको आंसरों को चेक करते हैं। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो कठिन हो। प्रयास करें कि जो कठिन शब्द आपके पास दिमाग में हो तो उनका एक सरल पर्याय या फिर उसका उससे जुड़ा हुआ कोई शब्द हो उसको आप निकालें, खोजें, सामने रखें, ताकि उत्तर में आप बहुत अच्छे से उसका प्रयोग कर पाएँ। ठीक। फिर आता है आपका सीधे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करें और मुख्य बिंदु पर लिखें। मतलब आपको जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी पर फोकस करें, उसके इधर उधर बिल्कुल नहीं बचना, मतलब नजरें भटकानी नहीं है। नजरे का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन से है, आसपास की बात नहीं कर रहे हैं आप, क्वेश्चन के ऐसे जुड़े हुए किसी अन्य पहलू पर नहीं जाना है। क्वेश्चन के भाई पर पहुंच गए, पूछ रहा है अकबर के बारे में, पहुंच गए आप हुमायूं के बारे में, उसके पिता के बारे में पहुंच गए, है तो मुगल वंश का ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पर आप विशेष ध्यान केंद्रित करें। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली सल्तनत पूछा गया है आप मौर्य एम्पायर आ जाओ, तो ये थोड़ी ठीक नहीं लगता ना। जैसे अब ये फिर मुगल एम्पायर आ जाओ तो ये अच्छा नहीं रहता ना। तो मतलब जहाँ पे जो पूछा जा रहा है वहीं पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके उसी तरीके से सही उत्तर पर फोकस करना चाहिए। अगली बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है डायग्राम और चार्ट मानचित्र का उपयोग करें। जब भी आप जियोग्राफिकल राइटिंग करें या फिर आप मैथ उसका आप जैसे जियोग्राफिकल हो गया या फिर आपका हिस्टोरिकल हो गया या फिर अन्य कोई चीज़ हो जाती है ना, जैसे जहाँ पे इकोनॉमिकल होगा, जहाँ पे ग्राफ बनाए जा सकते हैं, जियोग्राफी में इमेज चार्ट बनाए जा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आप यूज किया करो, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आप ग्राफ में बहुत बड़ी जानकारी को बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रदर्शित कर सकते हो। तो ग्राफ के साथ थोड़ी ग्राफ बना दो, उसका एक्सप्रेशन दे दो, फिर ग्राफ बना फिर एक्सप्रेशन दे दो, तो कितना अच्छा उत्तर हो जाता है। तो यानी जहाँ संभव हो तो उत्तर को रोचक और प्रभावशाली बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट का यूज करके, नक्शे को यूज करके, मतलब रोचक तब लगेगा जब आप कुछ नए तरीके से बनाएंगे। अब वहाँ पे अपना सुंदर सा फेस थोड़ी ना बनाना है, वहाँ पे ग्राफ बनाओगे तब उसको देखने का अट्रैक्ट कर, मतलब अट्रैक्शन आना चाहिए उत्तर में, कि उत्तर में आपको देखे और लगे हाँ इसको पढ़ने योग्य है, देख के ही लगना चाहिए। अटैक समझ में हो कुछ भी, लेकिन आपको अट्रैक्ट आना चाहिए, ताकि उसका जो है चेक करने वाला एग्जामिनर हो उस पर फोकस करे, टाइम दे, तब आप उसको अच्छा आंसर दे होता है। ठीक है। अगले जैसे आपका जियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन विषयों पर नक्शा बनाना बहुत आसान होता है, आराम से बना करके आप कोई भी दर्शा सकते हो। अब आपसे पूछ लिया कि आपके यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर पूछ लिया एज ए जियोग्राफिकल, तो आप उसके लिए एक अच्छा चार्ट तैयार कर सकते हो, राइट। तो मतलब इनका ये फोकस बहुत अच्छा करना, इसको हमेशा आप किसी भी, आप यदि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी भी वैकेंसी में या किसी भी मतलब वर्तमान में हो, उस सभी पर आप ये अच्छे डायग्राम मानचित्र वगैरह का उपयोग करते हो, तो आपका मैपिंग के द्वारा आंसर करते हो तो आपका बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारे बहुत सारे ऐसे PDF वगैरह मिल जाते हैं आपको पढ़ने के लिए, बहुत सारे कंटेंट। इसे इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे कंटेंट है, बस बिना गाइडेंस के कंटेंट को रीड करना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कब सब पढ़ने योग्य तो है, पढ़ते रहो, क्या होगा पढ़ने बस से। पढ़ना वो होना चाहिए कि जो एक्चुअली में ज़रूरत हो। हर चीज़ पढ़ने बस से थोड़ी ना हो जाता है, हर चीज़ पढ़ते रहो ऐसे थोड़ी ना एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऐसे तो सब लोग, बहुत सारे लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ने बस नहीं होता है। पढ़ने के एक सही स्टेप होना चाहिए, पढ़ने का एक सही तरीका होना चाहिए। परीक्षाओं में सफलता के लिए एक कोई टेक्निकल तकनीक होती है। ऐसा नहीं होता कि आप बस आपको एक किताब दी बस पढ़ लो निकल जाएगा, पढ़ने बस नहीं निकलता। उसको पढ़ने के बाद आपके पास जो ज्ञान है, आप उस ज्ञान को रख कैसे पा रहे हो, यह मेन मायने रखता है। जो आपसे अच्छा रखेगा भाई आपका आगे पहुंच जाएगा। ठीक। अगली बात करते हैं वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट का होना चाहिए कि वर्ड लिमिट आपको बिल्कुल पालन करना है। ऐसा नहीं कि आप पूछ आए आपसे 500 शब्दों का, बस आपको मतलब मन भर गया, बस आपको आज पूरे डूब गए हो आप, तो डुबकी लगाई और लिख दिया 1800 शब्दों का, तो ये गलत हो जाता ना। ऐसा नहीं, मतलब एक वर्ड लिमिट होती है, तो उस वर्ड लिमिट से मतलब बाहर ना जाएंगे। यदि बाहर बार बार जाएंगे आप, प्रत्येक उत्तर में 1-2 उत्तर में चल जाता है, बार बार प्रत्येक उत्तर में बाहर जाएंगे तो आपके नंबर वहाँ पे कट लिए जाते हैं। यदि कम भी लिखते हैं तो भी कटे, 10-20 शब्दों का इधर उधर फेर हो जाता तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, नॉर्मल होता है, इतना कैजुअल। बट आपको ज़्यादा शब्दों से बाहर और ज़्यादा शब्दों से कम में नहीं रहना है। ठीक। जैसे मुख्य पॉइंटों पर ध्यान दें और विस्तार से बचें। आप जल्द ज़्यादा पॉइंटों पर रखें, क्योंकि पॉइंट को समझना आसान होता है। पॉइंट पर रख दोगे, आप पढ़ते भी हो तो हाईलाइट करके रखते हो ना, तो वैसे पॉइंट आंसर करो, पॉइंट बाई पॉइंट एक्सप्लेन करो। ज़्यादा इतना एक्सप्लेन पर मत बचो कि आप मान लो लिख दिया आपने, एक में से हेडिंग लिख रहे हो, आपने लिख रहे हो, आप सिंपल से लिख रहे हो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में आपको आ गया गुलाम वंश, बस गुलाम वंश हेडिंग दे दो, मुख्य मुख्य चीज़ें लिख दो। अब वहाँ पे गुलाम वंश के पूरे शासकों के बारे में थोड़ी एक्सप्लेन करोगे कि आप वहाँ पे कौन था, राजे सुल्तान थे और इल्तुतमिश था, बलबन था, इसके अंदर बलबन के नाती पोता जो भी वहाँ पे साम्राज्य मतलब एक साल राज किए, उन सभी बारे में थोड़ी एक्सप्लेन करोगे। मतलब मेन पॉइंटों को बस दर्शाना होता है। ठीक।
आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें की, जैसे वर्ल्ड लिमिट के आगे कुछ और तथ्य आते हैं कि लंबा लिखने से समय और अंक दोनों प्रभावित होते हैं। ज़्यादा आपने ज्ञान देने पर पड़ जाओगे ना तो आपका नाप दिए जाते हो। ऐसे होता है कि ज़्यादा न तो ज्ञान देना है और न ज़्यादा वहाँ पे टाइम लेना है, बस जितने कम समय में कहा जाए उतने कम समय में बेहतरीन नॉलेज आपको देना जरूरी होता है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपका क्रिएटिविटी एनालिसिस, आपका यानी एनालिसिस कैसा है, आपका क्रिएटिविटी क्या, आप किसी चीज़ पर कैसे विचार रखते हो, आप उस पर कैसे सोच सकते हो, कैसे उस पर निर्णय ले सकते हो, यह चीज़ें भी आंसर राइटिंग में देखा जाता है। उत्तर में रटे रटाए तथ्यों की बजाय विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ के आए वही सीधा किताब का पढ़ के आए वही छाप दिया, उसको आप अपने अनुसार कैसा कितने अच्छे से, कितने नज़रिए से, कितने क्रिएटिविटी के साथ प्रदर्शित कर सकते हो, वह मायने रखता है। उत्तर में सबसे ज़रूरी होता है क्रिएटिविटी। किसी भी आंसर राइटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अलावा आप यदि ऐसे आंसर लिख दोगे तो उतना अच्छा आंसर, देखो ज्ञान तो सभी के पास होता है ना, तो आप ज्ञान को कैसे रखना ये मायने रखता है ना। तो आपको सटर उत्तर लिखने के बजाय आप विश्लेषणात्मक ध्यान रखा करो कि अपने अनुसार एनालिसिस के बेस पर कि वो कैसा रहा, उस पर क्या तर्क रहा, उसके आधार पर आप उत्तर देना, तो ये उस आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन होती है। यदि किसी समस्या का समाधान सुझाने में आपकी रचनात्मक प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, अब जैसे कि अभी एक वायरस अभी हाल ही में कल 2-3 परसों पर मिला है कि 8 साल का बच्चा भी ग्रस्त हो गया है ना, तो उस वायरस में कैसे उससे बचा जा सकता है, उसके क्या क्यों आया, किसके लक्षण क्या हैं, इन सब चीज़ों को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी कोई बिल पास हो, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन के बिल अभी चल रहा है, अब उस पर आपका रचनात्मक प्रदर्शन क्या रहेगा, आप उस समस्या को कैसे समझोगे, उस समस्या को कैसे सुलझाओगे, इस पर कैसे आप विचार रखोगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। ठीक, अब बात करते हैं आपका विषयवार उत्तर लिखने की। अब एक विशेष तथ्य हो जाता है आपका सब्जेक्ट वाइज। अब ऐसा नहीं कि आपको किसी सब्जेक्ट कहीं से आप जोड़ जोड़ के उत्तर कर दो। देखो सब्जेक्ट वाइज में उत्तर कैसे लिखे जाते हैं कि आपको विभिन्न विषयों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जैसे हिस्ट्री में वैसे पॉलिटी में लिखो, वैसे जियोग्राफी में लिखो, क्योंकि सब हर विषय अपने आप में एक अलग होता है, अपने आप एक अलग वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इतिहास में घटनाओं का तार्किक व्याख्या होना चाहिए, मतलब जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट होते हैं, जैसे आप इतिहास में देखो एक ऐसे इवेंट आता है, जैसे आपको देख लोगे ना दिल्ली दरबार हो गया, ये इतिहास में भी आ जाएगा हमारे, और हमारी पॉलिटी में भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं कि इस पर आप कैसे उत्तर लिखते हो, अपने कैसे दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हो। जियोग्राफी में हो गया आपका इंडियन फिजिकल जियोग्राफी हो गया कि हमारा इस समय आप देख रहे हो एनवायरनमेंट कितना बदल रहा है। ठीक, इन सब चीज़ों को आप कैसे प्रदर्शित कर रहे हो। राजनीतिक संवैधानिक कानून हो गया, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें 1 नेशन 1 सदस्यता वाला ऐसे बिल, मतलब ऐसे काफ़ी सारी योजनाएं हैं, उन पर आप कैसे अपने विचार रखते हो, उसको कैसे प्रदर्शित करते हो, ये बहुत मायने रखता है। मतलब एक चीज़ याद रखना है कि आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग दृष्टिकोण अपनाना है, अलग अलग तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक, ये महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि समाज शास्त्र में क्या होता है कि समाज और डेटा और रिपोर्ट ज़्यादा मतलब सोशल जितना भी होता है एरिया, वहाँ पे डेटा बहुत सारे होते हैं, आंकड़ा बहुत सारे होते हैं, रिपोर्ट बहुत सारे होते हैं। अब जैसे आपका जनसंख्या में होगा रिपोर्ट हो जाएंगे। ठीक, और जैसे आपका इकोनॉमिक्स में जब बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपका बजट होता है, जैसे 24 का बजट 23 के बजट में विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या है, इनका तुलनात्मक अध्ययन क्या है, ये सब चीज़ें आपकी आ सकती हैं ना। अब ये इसमें आपका सर्वेक्षण योजनाओं का उल्लेख हो जाता है, जितनी भी योजनाएं चल रही होती हैं बहुत सारी, तो उन पर भी विचार रख सकते हैं। एक बात आता है कि करंट अफेयर को संदर्भ जरूर देना चाहिए किसी भी आंसर राइटिंग में। यदि मतलब आंसर राइटिंग वैसे तो देखो ज़्यादा हिस्टोरिकल नहीं पूछते ना, तो इतिहास ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा पूछता क्या है उसमें से आपका जो करंट में कोई टॉपिक ऐसा होता है, कोई कहीं पे खनन पे मिल गया, कहीं पे कुछ चीज़ मिल गई, उससे कुछ जुड़ा हुआ इतिहास में रहा होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आंसर राइटिंग में दिए जाते हैं। तो उत्तर में हमेशा क्या होना चाहिए, करंट अफेयर का रोल होना चाहिए, जैसे सरकारी योजनाएं भी हो गई, आज वर्तमान में आई रिपोर्ट हो गई, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई ना, नीति आयोग जानते होंगे आप, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं वाला, और यूएन रिपोर्ट हो गई, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट अभी हाल ही में आती रहती है ना, तो उन रिपोर्टों का भी हमेशा आप एक्टिव रहें, उनको पढ़ते रहें, उससे आप आंसर राइटिंग में बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक, और आपको याद है कि उत्तर हमारा हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, एक अच्छा प्रभावशाली होता है जब आप उसमें नए नए आंकड़ों को ऐड करते हो। आगे बात करते हैं अभ्यास और मूल्यांकन। तो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि कुछ चीज़ें, क्योंकि हर कोई यहाँ से पेट से पढ़ के नहीं आता है, उसके लिए हर चीज़ों के लिए मूल्यांकन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना। तो रोजाना या साप्ताहिक में आप उत्तर लेखन अभ्यास करें और पिछले वर्षों प्रश्न पत्रों को पढ़ें, टॉपर्स की नोट्स पढ़ें, उनके टॉपर्स का आंसर पढ़ें। यदि आप चाहते हैं तो आपको हर वीक में एक आपका एक टॉपिक पर आंसर राइटिंग होगा, आपको चाहे तो ग्रुप में मिल जाएगा आपको टॉपिक, उसी में आंसर राइटिंग करें, उसके आपको चेक करके आपकी कमियां बता करके आपको बता दिया जाएगा, उसको आप देखें समझें, बहुत बेहतरीन रहेगा ना।
टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध हो जाएगा चीज़ें सब। आगे बात करते हैं, आपका अगला मूल्यांकन के बाद बात आती है कि अपने उत्तरों का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए, अनुभवी शिक्षकों से मूल्यांकन करना है। मतलब क्या, पहले आप उत्तर लिखें, उनको पढ़ें, क्योंकि स्वयं मूल्यांकन करना आज के समय में बच्चों के लिए बहुत कठिन काम हो गया है, क्योंकि खुद निर्णय ले नहीं पाते वो। तो निर्णय नहीं ले पाते तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके बहुत सारे आपके बड़े भैया होंगे, कोई गाइडेंस कर जो गाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप पढ़ रहे हो, या कोई आपका मोटिवेशन होगा, या फिर आपका कोई अनुभवी शिक्षक होंगे जिनसे आप पढ़ रहे होंगे, वो सभी भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उनसे मूल्यांकन करवाएं, खुद चेक करें, बेहतरीन रहेगा। और आप यदि ग्रुप में जुड़ेंगे तो डिस्कशन में आप अपने आंसर डालेंगे तो लोग पढ़ेंगे, उसमें अपनी कमी बताएंगे, आप लोगों में पढ़ेंगे तो आप उनसे भी सीखेंगे। तो ग्रुप में जुड़ें, उससे आप अपने आंसर लिखें, लोगों के आंसर पढ़ें, समझें, एक दूसरे का आंसर जब पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे तो और भी बेहतर कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं देना, बहुत कम समय, 1 घंटा आधा घंटा टाइम देंगे, डेली कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगला, वोकैबुलरी। आपके नहीं शब्दावली बहुत अच्छी होनी चाहिए। शब्दावली का अध्ययन तब होगा जब आप डेली बुक रीडिंग करोगे। बुक रीडिंग करोगे तभी आप बेहतरीन शब्दावली ला पाओगे, तभी आप आंसर को एक अच्छे वे पे प्रेजेंट कर पाओगे। यानी सरल और औपचारिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, और तकनीकी शब्दों का सही जगह पर प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं कुछ शब्द कहीं कुछ, मतलब शब्दों का सही जगह उपयोग, सही व्यवस्थीकरण, और उसमें कोई गलती नहीं, उसमें कोई व्याकरण नहीं, कॉमा वगैरह का कोई त्रुटि नहीं, तब आपका आंसर एक बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आपसे उत्तर, उदाहरण और केस स्टडी की। तो उदाहरण में क्या है, जैसे एक उदाहरण पे बात करें कि प्रशासन, जैसे कुछ हो गया ना, उदाहरण ऐसे हो जाते हैं जो केस स्टडी पर उत्तर को बहुत मजबूत करते हैं। जैसे कि आप बात करो पर्यावरण पर प्रश्न, जैसे चिपको आंदोलन या अफ्रीका में वनीकरण परियोजना का उल्लेख। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं कि आपके उदाहरण उत्तर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। केस स्टडी जरूर आप पढ़ें और उदाहरण जरूर पढ़ें। जैसे समाजशास्त्र में देखेंगे तो आपके महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार, ये हमेशा सामाजिक जुड़े रहे हैं, तो समाज के भी कुछ तथ्य आपके लिए हमेशा उत्तर में काम आते हैं। लोग तथ्य काम आते हैं, और समाज में महात्मा गांधी कुछ पॉइंट जोड़ सकते हैं, अम्बेडकर जी के कुछ पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, तो बहुत आपके उत्तर को अच्छा बना देते हैं। अब उत्तर में क्या होना चाहिए कि आपका एक विविधता होनी चाहिए। ऐसी विविधता होनी चाहिए कि आपका उत्तर हमेशा एक अलग अलग दृष्टिकोण में, अलग अलग विषयों पर अलग दृष्टिकोण के साथ एक समाहित होना चाहिए। ठीक, जैसे आपका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आप यदि लिखेंगे तो उसको और भी बहुत अच्छा कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं सभी चीज़ इतिहास से भी जुड़े होते हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं, इन्वायरमेंट से भी जुड़े होते हैं, और पॉलिटिक्स से भी, यानी राजनीति से भी जुड़े होते हैं, सभी चीज़ों से जुड़े होते हैं ना। जैसे आपका गरीबी पर प्रश्न के लिए उत्तर देते समय आप यदि ध्यान रखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों को हमेशा संबोधित करें, क्योंकि आप गरीबी पर यदि मान लो कोई उत्तर दे रहे हैं तो उसको सरकार भी जरूर उसमें भागीदारी है, उसमें समाज भी भागीदारी है, उसमें इकोनॉमिक भागीदारी है, और माहौल यानी उसमें इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। ठीक, इन सब चीज़ों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रहे कि आपको टॉपर्स के उत्तर पत्रों का भी अध्ययन करें समय समय निकाल के, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य सीखने को मिलते हैं जो उनका अनुभव होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। मेन एक्सपीरियंस मायने रखता है। ठीक, एक्सपीरियंस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे टॉपर्स के उत्तर पत्र पढ़कर आप उनके लेखन और शैली को दृष्टिकोण समझ सकते हैं, साथ ही उनके बेहतर उत्तर लिखने की प्रेरणा और दिशा मिल सकती है कि वो उत्तर कैसे लिखते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है। आप काफ़ी सारे ऐसे टॉपर्स जिनको मेंटोर मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ सकते हैं, तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक, समय समय पर आत्ममूल्यांकन करते रहें, मतलब अपनी प्रगति को परखें कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना आपके में क्या कमियां हैं, इस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। ठीक, और उत्तर लेखन में सुधार के लिए नियमित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। डेली प्रैक्टिस या फिर आप पुनर्लोकन, डेली प्रैक्टिस और खुद को समझने कि हम कैसे काम कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि उत्तर के उदाहरण, जैसे उदाहरण में कोई क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन को आप कैसे लिख रहे हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे हो गया ना, सतत विकास के लिए भारत की ऊर्जा नीति की भूमिका पर चर्चा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि सतत विकास के लिए उत्तर की भारत की ऊर्जा नीति की भूमिका पर चर्चा करें। अब आपसे एक प्यारा सवाल आ गया, अब आपको इसको लिखना है, तो इसमें पहले आप क्या इंट्रोड्यूस करवाओगे, उसका परिचय कराओगे, सतत विकास का अर्थ और भारत में ऊर्जा नीति का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कोई रिपोर्ट या आंकड़ा आप उसमें शामिल कर सकते हैं, मतलब कोई आंकड़ा, मतलब पूरा आंकड़ा रिपोर्ट नहीं लिखनी लगनी, बस थोड़ी 2-3 शब्द मतलब आंकड़े हों जो मेन पॉइंट हो, उनको आप इस इंट्रोड्यूस में सम्मिलित कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आता है आपका बॉडी आती है। ठीक, तो बॉडी मुख्य भाग आता है जहाँ पर आप वर्तमान ऊर्जा नीति और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण करोगे। उसके बाद अगला स्टेप आता है अक्षय ऊर्जा का महत्व क्या है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में आएगा कि भारत की चुनौतियाँ
क्या है, जैसे कार्बन उत्सर्जन अभी 2070 तक कहना है पूर्णतः मतलब हो जाना है, तो वो सब चीज़ें आप आंकड़े उसमें सम्मिलित करते जाओगे ऐसे। ठीक है, समाधान हो गया जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इन सब चीज़ों का कोयला को मतलब अलग करना, इस सब चीज़ों मतलब आपको याद आता है कि ऐसे पॉइंटों का आप समाहित करके बहुत अच्छा उत्तर कर सकते हो। बाद में आता है आपका निष्कर्ष, यानी आपका आता है यहाँ पे कंक्लूजन जो आता है, तो कंक्लूजन सिंपल से इतना होता है कि आप सतत विकास में भारत की ऊर्जा नीति के सकारात्मक दिशा और भविष्य के कदम आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, जो उस उत्तर को एक बहुत बड़ा प्रासंगिक बना सकता है। साथ में इसमें आप चार्ट, इसमें आप आंकड़े के चार्ट के साथ दर्शाओगे तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि पुराने और वर्तमान आगे के भविष्य पे चार्ट पर दर्शाओगे तो आप बेहतरीन हो सकता है, इसके बहुत भी अच्छा उत्तर कहा जा सकता है। तो ऐसे उत्तर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होते हैं और ये उत्तर हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक, ये आपका पूरा था जिसमें आपने देखा कैसे आंसर राइटिंग के एक कुछ चरण बताए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, जिसमें आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखे होंगे। और ये आपको कैसा लगा आपको बताना है, और जुड़ना है तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं डेली आंसर राइटिंग या फिर वीकली आंसर राइटिंग के लिए, उसमें आपको बहुत बेहतरीन रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।